हेलो एवरीवन, मैं हूं शांघई, आपका मैथमेटिक्स एडुकेटर। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी। एक लेक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूं जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत ही बेसिक ज्ञान की बात की थी। 11th, 9th, 10th सारा का सारा बेसिक ज्ञान हमने वहां पर पढ़ लिया था थॉरोली। एंड एक बड़ा ही मेजर टॉपिक हम लोगों ने वहां पढ़ा जिसका नाम था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आज के इस लेक्चर के अंदर दो पॉइंट्स हम लोग बात करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। पहला है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दूसरा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। पिछले 5 साल का डेटा उठा लो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बेस थ्योरम के आए हैं और वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बिना नहीं हो सकता। तो जिसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी तक मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर वो लेक्चर देखो और फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो आज हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। देखो, हम लोगों ने पीएनसी पढ़ा था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर भी एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थी कि एक इवेंट फॉलोड बाय अनदर इवेंट कि जो टोटल आउटकम्स होते हैं उनको आप मल्टीप्लाई करते हो। तो यहां पर भी ऐसा ही होता है कि अगर एक इवेंट हुआ फॉलोड बाय अनदर इवेंट हुआ तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी मल्टीप्लाई की जा सकती है टू गेट द होल प्रोबेबिलिटी। मतलब मैं आपको देखो, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, आज के सारे टॉपिक ऐसे हैं, तीनों के तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो बातों से, थ्योरी से समझ नहीं आने वाले। ये क्वेश्चन करने से ही समझ में आएंगे, केस स्टडीज को फील करने से समझ में आएंगे। तो सीधा धावा बोलेंगे, आज बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि यहां क्वेश्चन कह रहा है एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक बॉल्स एंड 5 व्हाइट बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न। चलो पहले बात करते हैं कि मान लेते हैं कि एक अर्न है, अर्न मतलब एक बॉक्स है, बैग है, जिसके अंदर 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 व्हाइट बॉल्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, लास्ट क्लास में भी बात की थी, तो वो होता है बेटा 5/15। ठीक है जी, 5/15 यानी 1/3। तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल यानी एक व्हाइट बॉल। फिर अगर मैं बात करूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हाइट बॉल्स, तो आपका जवाब क्या होगा? फटाफट बताओ अपने आप को, मुझे तो कैसे ही बताओगे, ठीक है ना। तो 2 व्हाइट बॉल्स कैसे निकाली जाएंगी? तो 2 व्हाइट बॉल्स निकालने से पहले आपका एक प्रश्न होना चाहिए कि सर हमें ये 2 व्हाइट बॉल्स विद रिप्लेसमेंट निकालनी है या विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी है। ठीक है जी, तो मान लेते हैं। तो देखो, ये 2 किस्म से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आ सकता है विद रिप्लेसमेंट एंड एक आ सकता है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अगर तो आता है विद रिप्लेसमेंट, मतलब पहले हमने बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया और दोबारा हमने उसको उस अर्न में रिप्लेस कर दिया। तो विद रिप्लेसमेंट में पहली बॉल भी हमारी व्हाइट आई और दूसरी बॉल भी हमारी व्हाइट आई। तो बीच में जो मल्टीप्लाई का साइन देख रहे हो ना, इवेंट फॉलोड बाय अनदर इवेंट, इसी को बोलते हैं बेटा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। अगर इसी केस को अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट देखें तो जब हमने पहली व्हाइट बॉल निकाली होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/15, 5/15। तो एक व्हाइट बॉल तो उस बैग में, उस अर्न में कम हो गई है। तो अब कितनी बची है बेटा? 4। तो आंसर आएगा 4/14। टोटल से भी तो एक कम हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4/14। बात समझ में आ गई? तो अब दोनों में एक चीज कॉमन है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये थ्योरम है जो कह रही है एन इवेंट फॉलोड बाय अनदर इवेंट, तो आपको उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई। और ये सिर्फ 2 इवेंट्स के लिए नहीं हो सकता, ये मल्टीपल इवेंट्स के लिए हो सकता है सक्सेसिवली अगर आप करते हो, चाहे वो विद रिप्लेसमेंट हो चाहे वो विदाउट रिप्लेसमेंट हो। तो क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहे हैं 10 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 2 बॉल्स निकाली है फ्रॉम द अर्न, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। तो क्वेश्चन कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ आर ब्लैक बॉल्स।
दोनों की दोनों ब्लैक बॉल्स हैं, तो इसको देखकर आप समझ गए होंगे मैंने दोनों की दोनों व्हाइट बॉल्स का निकाला था। और ये कौन सी है बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, तो पहले वाली भी हमारी क्या आई होगी, ब्लैक बॉल। फिर एक ब्लैक बॉल इसमें से कम हो गई होगी, तो कितनी बची होंगी, टोटल 9 ब्लैक बॉल्स, एंड ओवरऑल भी एक बॉल कम हुई होगी, तो आंसर आया होगा 9/14। अब जितना इसको छोटा कर सकते हो 2/3 या 3, तो और इससे भी कट गया, तो आंसर आ गया बेटा हमारा 3/7। ओके गाइस, समझ में आई बात। चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल सा केस है, बहुत ही सिंपल केस है, तो इसको देखेंगे आगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। कह रहे 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, कार्ड्स यानी ताश। पिछली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से कार्ड्स को एक्सप्लेन किया था, जिन्होंने फिर नहीं देखा जाओ देखो और फिर यहां पर आओ। कह रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट 3 कार्ड्स निकालने हैं सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड थर्ड वन इज एन एस। तो पहले 2 कार्ड्स किंग होने चाहिए और जो थर्ड कार्ड होगा वो एस होना चाहिए। तो देखो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड थर्ड वन इज एस। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से किंग कितने होते हैं, किंग होते हैं, जल्दी बताओ किंग कितने होंगे, किंग इज 4। किंग कितने होंगे बेटा, 4 किंग होंगे, तो यहां पर आ गया 4/52। अब 4 किंग में से एक किंग बाहर आ गया, कितने बचे हैं बेटा, 3/51, एक कम हो जाएगा। अच्छा, ये तो होगी बात हमारे किंग की। अब बात करते हैं एस की। अभी भी उस पैक के अंदर 4 के 4 एस मौजूद हैं, तो 4 एस हो गए, लेकिन टोटल ओवरऑल देखोगे तो पत्ता यानी कार्ड एक कम हो चुका है। देखो ना भैया, अगर टोटल 52 कार्ड्स हैं, हमने पहला किंग निकाल लिया तो कितने बचेंगे, 51 कार्ड्स। फिर एक और किंग निकाल लिया, कितने बचेंगे, 50 कार्ड्स। अब इन 50 में से 4 एस बचे हुए हैं, उसमें से कोई एक पत्ता आएगा। तो कहानी यहां पर यह है कि ये 2 चीज रिप्रेजेंट कर रही हैं किंग्स को और ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी एस को। ठीक है जी, बात समझ में आई। और केस है हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट का। किसका है बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। अगर यही क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट का आता, ठीक है जी, इफ अगर यही क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट का आता तो आपका जवाब क्या होता, पेन किताब कॉपी लेकर बैठा करें और आप अपना जवाब लिखा करें। तो विद रिप्लेसमेंट के केस के अंदर क्या होगा, आंसर 4 किंग आउट ऑफ 52, फिर आपने रिप्लेस कर दिया, फिर शफल किया, फिर दोबारा 4/52, फिर आपने उसको रिप्लेस कर दिया, फिर शफल किया, फिर एस आने की प्रोबेबिलिटी 4/52। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है ना। तो विद रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं आसान होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट भी आसान है, लेकिन उसके अंदर ये देखना है कि ओवरऑल भी चीजें कम होंगी और जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो यानी फेवरेबल आउटकम वो भी कम होता जाएगा। गॉट इट, क्लियर है। आगे देखते हैं, और भी तेरे क्वेश्चन है, लेकिन अभी मैंने आपको बताई है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ठीक है जी, अभी क्वेश्चंस पर नहीं आए, ये तो मैंने 2 बस ऐसी एग्जांपल ले लिए। अब हम चलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर कि किन इवेंट्स को आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हो। आओ जी, क्या लिखा है जी, कह रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली, सिंपल, कंपाउंड और बहुत सारे इवेंट्स हम लोगों ने वहां पढ़े थे। तो एक इवेंट आज पढ़ते हैं जिसका नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट क्या कहते हैं, देखो भैया नाम से ही है, इंडिपेंडेंट इवेंट है मतलब एक दूसरे का उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे को अफेक्ट करती है, इंडिपेंडेंट होते हैं अलग। तो 2 इवेंट्स, लेट्स से ई एंड एफ, 2 इवेंट ले लिए, एक सैंपल स्पेस में से 2 इवेंट ले लिए ई और एफ, ठीक है जी, आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर, तो इस चीज को याद रख लेना है, अगर पीई इंटरसेक्शन एफ जो होगा, पीई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो पीई इंटू पी एफ के बराबर होगा।
पीई इंटरसेक्शन एफ जो होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, आता है ना इंटरसेक्शन निकालना, पीई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर होगा। इफ ऐसा है देन ई एंड एफ आर said to be independent events, ओके ठीक है जी, इसको आपने बड़े ही अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है जी। तो इंडिपेंडेंट की परिभाषा, इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनकी इंटरसेक्शन उन्हीं की प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट के बराबर आ जाती है। क्लियर है? क्वेश्चन देखें, आओ देखो, कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, 13.2 एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, कह रहे हैं बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी अगर ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कोई भी कर लेगा। कह रहे हैं जी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी 3/5 इनटू में 1/5 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल। तो आंसर आ गया 3/25। इतना सिंपल है। तो सिंपल चीजों को आप क्यूमुलेट करते चलो। प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ठीक है जी। जिसने आज तक नहीं पढ़ा वो अब पढ़ ले और 8 नंबर पक्के, ठीक है जी। कुछ भी नहीं है प्रोबेबिलिटी। और देखो ना, अब देखो मिक्स क्वेश्चन आएंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला याद हो गया। मैंने क्या कहा था अभी आते ही कि आज की क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट्स कम है और फॉर्मूले वाली चीजें ज्यादा हैं और क्वेश्चन करके ही समझ में आएगा कि एप्लीकेशन क्या है, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट भी आएगा साथ साथ, लेकिन ये भी आएगा। तो 2 कार्ड्स, अब मिक्स क्वेश्चन चलेंगे मल्टीप्लीकेशन के और इंडिपेंडेंट के, तो झेलना। कह रहे जी 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये क्वेश्चन से पूछना जरूर है। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं बता रखा कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है तो बेटा गो विद द लैंग्वेज। लैंग्वेज में कुछ ऐसा जरूर लिखा होगा और अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए कि ये क्या लिखा हुआ है तो आप मान लेना कि वो विद रिप्लेसमेंट का केस है, ठीक है जी। बाकी लैंग्वेज के ऊपर पता, मतलब लैंग्वेज मतलब किस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। लैंग्वेज तो अंग्रेजी होगी ना, मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। लैंग्वेज तो अंग्रेजी होगी, वैसे हिंदी में भी आता है क्वेश्चन पेपर, लेकिन आप जो है वो देखेंगे कि क्वेश्चनर यानी जो ऑथर है वो कहना क्या चाह रहा है, पूछ क्या रहा है। तो कोशिश वैसे अनुमान दिया होता है विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ऑफ ब्लैक कलर। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ आर ऑफ ब्लैक कलर, तो दोनों के दोनों ब्लैक कलर के होंगे। तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स में ब्लैक कलर कितने, ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, बिल्कुल सही 26/52। अब उसमें से एक निकल चुका है विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, तो कितना आ गया बेटा 25, और एक पत्ता और कम हो गया तो टोटल बचे 51, ठीक है जी। आई होप आप इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ना है, डेसिमल में जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है बट इफेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो पॉज करके ना एक बार आप देखो कि ये आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, वरना तो मैं करा ही रहा हूं। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, तीनों के तीनों संतरे अगर अच्छे हुए, the box is approved for sale. मतलब एक संतरे की पेटी है, उस संतरे की पेटी में से अगर हमने 3 संतरे रैंडमली चुन लेंगे, ठीक है जी, सैंपलिंग कहते हैं इसको आगे जाकर ना स्टैट्स में। तो आपने पहला संतरा देखा अगर वो ठीक है, दूसरा देखा अगर वो ठीक है, तीसरा देखा अगर वो ठीक है, 3 संतरे लगातार ठीक आ जाते हैं या 3 ही देखोगे आप सैंपल में, तो आप वो अप्रूव फॉर सेल कर दोगे
और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग, एक बॉक्स के अंदर देख लेते हैं 15 ऑरेंजेस है जिसके अंदर, अच्छा टोटल 15 है, 15 ऑरेंजेस है जिसके अंदर 12 गुड है, 15 ऑरेंजेस है, 12 गुड है और 3 बैड है। ठीक है जी, 3 सड़े हुए हैं, तो 12 गुड वन हो गए और 3 हो गए बैड वंस। ठीक है जी, और टोटल आ गए हमारे पास 15। ओके, चलो अब कहानी ये है कि हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये अप्रूव्ड फॉर सेल होगा। अब अप्रूव्ड फॉर सेल कब होगा? जब तीनों के तीनों संतरे कैसे आएंगे? गुड वन। ठीक है जी, तो यानी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। अप्रूव्ड फॉर सेल मतलब पहला संतरा निकाला वो गुड आया, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। दूसरा निकाला वो भी क्या आया बेटा? गुड आया। तीसरा निकाला वो भी क्या आया बेटा? गुड ही आया। ठीक है जी, तो ये वाला भी क्या है? गुड वन है, ये वाला भी क्या है? गुड वन है, और ये वाला भी क्या है? गुड ऑरेंज है। तब जाके ये क्या हो जाएगा? अप्रूव्ड फॉर सेल हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर हमें ये निकालना हो कि नॉट अप्रूव्ड फॉर सेल, मान लो लेट्स से हमें निकालना है नॉट इफ मतलब ये क्वेश्चन में पूछा नहीं हुआ, लेकिन मैं अगर बात करूं नॉट अप्रूव्ड फॉर सेल, तो क्या करेंगे? जल्दी बताओ कैसे करेंगे? तो बहुत लंबा तरीका है कि पहले देखो, बहुत सारा तरीका है कि पहले वाला ही संतरा क्या आ गया? खराब आ गया, या दूसरा पहला तो सही आया दूसरे वाला खराब आ गया, या पहले वाला सही आया दूसरे वाला सही आया तीसरे वाला खराब आ गया। ठीक है जी, या हम एक काम और भी कर सकते हैं। देखो थोड़ी सी बातें समझने वाली हैं, तो इसको करने के लिए बहुत तरीके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन, या ऐसे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड वन, पहला बैड आ गया, या केस जब बदलेगा, जब केस बदलेगा तो एडिशन होता है। फिर क्या आया? पहला गुड वन फिर बैड वन, तो भी वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। पहला गुड आया तीसरा गुड आया, पहला गुड दूसरा गुड और तीसरा क्या आ गया बेटा? बैड वन, तो भी वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाइड, यानी उसको बेचने नहीं भेजेंगे। तो बैड वन इज 3/12। इसमें क्या आया? पहला गुड वन आया, दूसरा क्या आया? बैड वन। अब एक तो कम हो जाएगा क्योंकि क्या है भैया? विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। ये आया 12/15, 11/14, और यहां पर आ गया हमारे पास 3/13। ठीक है जी, या तो अब ये कर लो। कई बच्चे समझ गए होंगे सर आप ये क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आपने जब ये वाली प्रोबेबिलिटी निकाल रखी है, देखो आसान क्या है, इसके अलावा तो और कोई केस नहीं हो सकता। या तो तीनों के तीनों के आ जाएं गुड, एक बैड गुड बैड गुड गुड बैड, ठीक है ना, 4 केस हो गए, और इन चारों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। बचपन में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है ना। तो अब ध्यान समझेंगे कि अगर आपसे ये पूछा गया है नॉट अप्रूव्ड फॉर सेल और हमने निकाल रखा है अप्रूव्ड फॉर सेल, तो नॉट अप्रूव्ड फॉर सेल निकालने का एक तो ये लेंदी तरीका है, दूसरा तरीका है और हम क्या कर सकते हैं? हम 1 में से क्या माइनस कर सकते हैं? अप्रूव्ड फॉर सेल को, यानी जो इसका आंसर आएगा उसको हम 1 में से क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए, वरना डेवलप कर लो। चलें आगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं जी। समझ में आ गया? आ ही गया होगा। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आओ देखो, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बड़ा इफेक्टिव। ई एंड एफ आर इवेंट्स है, ई दे रखा है, एफ दे रखा है, ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है। आपको बताना है क्या ये इंडिपेंडेंट है? अभी चेक कर लेते हैं। आप सबसे पहले कैलकुलेट करो पी ई इंटू पी एफ, चेक करो। ये आया 3/5 इंटू में 3/10, 3/5 इंटू में 3/10 इज 9/50, इज 9/50। 3/5 इंटू में 3/10 किया तो वो 9/50 के बराबर आया, एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू पीई इंटरसेक्शन एफ, जो कि किसके बराबर थी? 1/5। क्या ये 1/5 के बराबर है? आंसर इज नो। दोबारा देख लो मैं क्या कह रहा हूं, पीई की प्रोबेबिलिटी पता है, पी एफ की प्रोबेबिलिटी पता है।
हमने आज आकर देखा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोडक्ट जो होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर होगी। तो ई और एफ की प्रोबेबिलिटी का जो प्रोडक्ट है वो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी के बराबर नहीं है। तो देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चंस बेटा कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन करने से ही आएंगे, बिना क्वेश्चन करे नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो यहां पर हमें प्रैक्टिस गेम खेलनी पड़ेगी। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की उतना बेहतर है। ठीक है जी। देखो ना कितने सारे क्वेश्चन लाए हूं, और ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितने पेपरों में आया हुआ है, कितने बारी एग्जाम में आया है। तो ढंग से देखेंगे। कह रहे हैं ए और बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, ए यूनियन बी पता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है। ठीक है जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको पी की वैल्यू निकालनी है अगर फर्स्ट पॉइंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। तो भैया देखो, तो हमारा जो ए यूनियन बी हो जाएगा वो पी ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अभी देखते हैं किसी बच्चे को याद है या नहीं है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ठीक है जी। ये फॉर्मूला होता था बेटा, हमें ये निकालना, ये गिवन है कितना 3/5, ए कितना गिवन है 1/2, पी बी कितना गिवन है पी, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये क्या हो जाएगा 0। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गई? 0 हो गई। बताया था पिछली क्लास में मैंने। चलो, तो अगर ये 0 हो गई तो बड़ा आसान हो गया। 3/5 - 1/2 इक्वल्स टू पी आ गया। एलसीएम लिया 10, 6 - 5 इज इक्वल्स टू पी आ गया। पी की वैल्यू आ गई 1/10। पी की वैल्यू क्या आ गई? 1/10। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी। और अगर हम बात करें हमारे सेकेंड पार्ट की, तो वो कह रहे हैं कि अगर ए और बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए एंड बी आर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट अगर इवेंट्स हैं तो क्या होगा? तो ध्यान से समझेंगे। तो ऐसा होगा कि पी ए इंटू पी बी जो होगा वो पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। फॉर्मूला याद रखते चलो और अप्लाई करते चलो। देखो, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यही फॉर्मूला होता है। पी ए यूनियन बी इज 3/5, पी ए इज कितना 1/2, पी बी इज पी, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी। इसको यहां ले आओ। 3/5 - 1/2 इक्वल्स टू पी माइनस पी ए कितना था 1/2 और पी बी कितना था पी। हो गया सॉल्व। बचा ही कुछ नहीं। देखो, कंडीशंस याद रखनी है भैया। कंडीशन जितनी जल्दी याद आ जाएंगी उतना काम बढ़िया हो जाएगा। तो ये आया 6 - 5 यानी 1/10, और ये आया p - p/2, 1/10 इज इक्वल्स टू p/2, कट जाएगा तो देयरफॉर p की वैल्यू आ गई 1/5। p की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। गॉट इट? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, कंडीशन का इस्तेमाल किया और p की वैल्यूज आ गई आपके पास। क्लियर है? डन। चलो, एक ये क्वेश्चन देख लो, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। कह रहे हैं ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, बोल रखा है पी ए पता है पी बी पता है। कह रहे इंटरसेक्शन क्या होगा? जल्दी जल्दी बता देंगे इंटरसेक्शन क्या होगा। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? पी ए इंटू में पी बी होगा। और इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0.3 इंटू में 0.4 यानी 0.12। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया 0.12। इसके बाद क्या निकालना है? पी ए यूनियन बी। कोई भी निकाल लेगा। क्या होता है? देखो, रफ्तार देख रहे हो, यही रफ्तार आप में होनी चाहिए। जब क्वेश्चन आता है तो वेट किसका करना? भागा दौड़ी लगानी है, जल्दी जल्दी काम करना है, होशो हवास खोने नहीं है।
कैलकुलेशन मिस्टेक करनी नहीं है। ठीक है जी, कितना आ गया 0.12, तो ये आ गया जी 0.70 माइनस 0.12, तो ये आ गया 0.58। तो पी ए यूनियन बी का आंसर आ गया ये। और इसके बाद ये आप दोनों बता देंगे। लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थी, एक पार्ट मेरा दूसरा पार्ट तुम्हारा। चलो पी ए बाई बी याद करो, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, पढ़ चुके हम, पढ़ चुके। ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया बेटा 0.12, और ये कितना हो गया पी बी कितना गिवन है 0.4, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.40 12/40 6/20 और 3/10 यानी 0.3 हमारा आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का। इसी प्रकार आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए भी निकाल सकते हो। ठीक है जी, बड़े आगे, ये भी आसान था। अच्छा जी, तो ये वाला होमवर्क में दे दें आपको। देखो कई बच्चों को प्रॉब्लम क्या है, मैं ये क्वेश्चन क्यों लेकर आया हूं, वैसे मेरा मन नहीं था इसको कराने का, देखो मेरा मन तो रहेगा ही रहेगा, क्यों नहीं है इसको कराने, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्कस कर लेनी है कि टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए और बी, ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, ए एंड बी यानी इंटरसेक्शन। एंड का मतलब क्या हो गया, ए एंड बी यानी ए भी होना चाहिए बी भी होना चाहिए, यानी क्या हो गया इंटरसेक्शन। सीखा था सेट्स चैप्टर में, तो यहां पर भी तो हमने यही किया, तो इस क्वेश्चन में कोई फर्क ही नहीं हुआ। फिर ए एंड नॉट बी, अब ये ए एंड नॉट बी का मतलब क्या होता है, सेकंड पार्ट देख लो, कई बच्चों को नहीं पता। ए एंड नॉट बी, तो ए एंड नॉट बी का मतलब होता है ए होगा लेकिन उसमें बी नहीं होगा। तो देखो ए के अंदर कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे ना जो बी वाले भी होंगे, तो उसमें से हम जो कॉमन पोर्शन है वो क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाल लिया होगा, उसको ए में से क्या कर दो माइनस। अब जो थर्ड पार्ट है, और का मतलब क्या होता है बेटा यूनियन, और का मतलब क्या होता है यूनियन, तो आता ही आपको। ठीक है जी, अच्छा जी, नीदर ए नॉर बी यानी वन में से ए यूनियन बी क्या कर देंगे माइनस ना। देखो ए यूनियन बी का मतलब होता है ईदर ए और बी, और आ गया ना ईदर ए और बी, नीदर ए नॉर बी, नाइदर देख लेना तुम, अंग्रेजी हाई रहती है मेरी, ठीक है ना। नाइदर ए नॉर बी क्या हो गया बेटा 1 माइनस ए आइदर ए और बी। ठीक है जी, अब ठीक बोला मैंने। चलो जी, तो ये क्वेश्चन में से लाया कि ताकि बच्चों को थोड़ा सा सेट्स के बेसिक ज्ञान भी दे दिया जाए, फॉर्मूले दे दिए जाए कि ताकि उनको कहीं दिक्कत ना आए। चले आगे, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, फिर हम चलेंगे बेस थ्योरम पर। ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, 2 balls आर ड्रॉन रैंडमली विद रिप्लेसमेंट। तो ये इसलिए लेकर आया कि सर आप सारे विदाउट करा रहे हो, एक विद भी करा दो, तो विद भी देख लो। कंटेनिंग 10 ब्लैक बॉल्स एंड 8 रेड बॉल्स, तो एक बैग है जिसके अंदर 10 रेड है और 8 क्या है ब्लैक बॉल्स हैं। बात समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों की दोनों रेड होंगी। तो पहली रेड आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 10/18, दूसरी भी रेड आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 10/18, क्योंकि दोनों ही क्या निकालनी है रेड बॉल। और केस है विद रिप्लेसमेंट का, तो बॉल्स कम नहीं होंगी। देखा, कलर नोट किया, अंदर रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, चलो जी, तो विद एंड विदाउट थोड़ा सा फोकस। पहली बॉल ब्लैक होगी, सेकंड बॉल रेड होगी। ठीक है जी, तो फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। चलो जी, फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज रेड। फर्स्ट इज ब्लैक यानी 8/10, 8/18 एंड सेकंड इज रेड, तो 10/18। ठीक है जी, फर्स्ट बोल दिया कि क्या होगी ब्लैक होगी, दूसरी क्या होगी रेड होगी। लेकिन जो थर्ड केस है थोड़ा गौर से देखेंगे, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। दो बॉल निकाली, देखो केसेस बन सकते हैं, पहली रेड आ जाए दूसरी ब्लैक आ जाए, या पहली ब्लैक आ जाए दूसरी रेड आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। दोनों केस की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर, वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। ठीक है जी, तो दो केस हो सकते हैं, ब्लैक रेड, या देखो मेरा थियरी ये है कि जब भी मुंह से यान निकलेगा
चाहे वो पीएनसी हो चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, प्लस लगा देना जी। तो या तो ब्लैक रेड होगा या रेड ब्लैक होगा। अगर वो ब्लैक रेड है, अगर वो ब्लैक रेड है तो ये आया 8/18 इंटू में 10/18, या यानी प्लस हो गया, या वो क्या होगा बेटा 10/18 इंटू में 8/18, पहले रेड और फिर ब्लैक। सॉल्व कर लेंगे इसको, क्लियर है? यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा गेम है। तो ये वाला जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसमें दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। इसके बेसिस पर आप अपनी एक्सरसाइज 13.2 बखूबी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। और आपको पता ही है कि जो भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में लिख देना, तुम्हारा भाई तुमको बताएगा। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ रहे हैं। ओह अच्छा, एक ये रह गया। हाँ, ये इसलिए रह गया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा धमाकेदार क्वेश्चन है। एक रह गया जी, सॉरी, ये करा देते हैं पहले। ये बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन है, आओ देख लेते हैं यार एक बार इसको भी ना, फिर आते हैं हम बेस थ्योरम पे। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। मतलब एक ए नाम का बालक था, उसको एक जगह बैठा दिया, और एक बी नाम की बालिका थी, उसको एक जगह बैठा दिया, और उन दोनों को हमने एक प्रॉब्लम दिया, एक क्वेश्चन दिया, उनको बोला बेटा सॉल्व करो। अलग अलग बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो ए सॉल्व कर दे, ए ने उसको सॉल्व कर दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, और बी सॉल्व कर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। ठीक है जी, ओके। चलो आगे क्या रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि प्रॉब्लम इज सॉल्व। कि जो प्रॉब्लम है, अब ध्यान से देखना, कॉमन सेंस एट इट्स पीक, प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब देखो, ए सॉल्व कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है। ए सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, हाफ हाफ ही होगी ना, इन दोनों का सम 1 होता है। बी सॉल्व कर देगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। बी सॉल्व नहीं कर पाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भैया, 2/3। समझने वाली बात है, समझेंगे। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व कैसे हो सकता है, या तो ए ने कर दी, बी ने नहीं की होगी, ऐसा हो सकता है ना, या ए से नहीं हुई होगी, बी से हो गई होगी। भाई हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने से मतलब है कोई भी एक कर दे या दोनों से हो जाए, दोनों ने ही प्रॉब्लम क्या कर दी, सॉल्व कर दी। अगर ए ने प्रॉब्लम सॉल्व की, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी ने नहीं की, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। समझ में आ रही है बात? या ए से नहीं हुई 1/2, बी से हो गई 1/3, या ए से भी हो गया और बी से भी हो गया। तो आंसर आया 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 4/6, आंसर इज 2/3। ठीक है, डन। तो देखो ना, ये 3 केस बनेंगे, ए से हुआ, बी से नहीं हुआ, या बी से हो गया, ए से नहीं हुआ, प्रॉब्लम तो फिर भी सॉल्व हो गई ना। या मतलब प्लस ए से भी हो गया और बी से भी हो गया। गॉट इट, क्लियर है? लेकिन सेकंड कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, किसी एक ने प्रॉब्लम सॉल्व की, तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। समझने वाली बात है। तो ए से हो गई होगी, बी से नहीं हुई होगी, या बी से हो गई होगी, ए से नहीं हुई होगी। जो बाद वाला केस था ना, दोनों से हो गई होगी, वो नहीं लेंगे, क्योंकि यहां कह रहे हैं किसी एक से सॉल्व हुआ, या तो ए से या बी से। ए से सॉल्व हुआ 1/2, बी से नहीं हुआ 2/3, बी से हो गया 1/3, ए से नहीं हुआ 1/2। तो 2/6 प्लस 1/6 3/6, आंसर इज 1/2। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई है? क्वेश्चन देख लो, ए और बी अलग अलग बैठ के अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनके करने की संभावना ये है, ना करने की मैंने निकाल ली। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ए करेगा तो बी नहीं कर पाएगा, या ए नहीं कर पाएगा तो बी कर पाएगा, या दोनों कर लेंगे। हमें मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व होने से, या हमें मतलब है कि कोई एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, यानी ए करेगा तो बी नहीं कर पाया, या बी कर पाया तो ए नहीं कर पाया, दोनों नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, गॉट इट? तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना वेरी लगा दो इसके आगे उतना कम है। जबरदस्त तरीके से हमने इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर लेना है। और अब मैं बोल सकता हूं कि 13.2 आप लोग कर लें विद एग्जांपल्स। ठीक है जी, जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में। आओ जी, अब हम नए टॉपिक पे चलते हैं।
सांस ले लो, पानी पी लो, आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक आता है हमारा बेस थ्योरम एंड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो ये ना बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट समझते हो, दिस इज बाय प्रोडक्ट, मतलब जब हम मक्खन निकालते हैं तो साथ में बच जाती है छाछ। तो अगर ये मक्खन है हमारा मेन प्रोडक्ट तो ये बाय प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली बात है ये साथ साथ निकलेगा, और अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बता देंगे, नहीं पूछेगा तो नहीं बताएंगे। अनूमन क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो बेस थ्योरम का होता है। देखो होता क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, आप समझ जाओगे। अभी तक क्या हो रहा था, मान लो एक बैग है, समझना। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो थ्योरी और फॉर्मूला से समझ नहीं आती, कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्वेश्चन क्रैक करने के बाद ही समझ में आती है। तो ये एक घड़े टाइप का क्वेश्चन है जिसमें धीरे धीरे पहला क्वेश्चन देखोगे तो 5% समझ में आएगा, दूसरा देखोगे तो 10-15% तक वो लेवल बढ़ जाएगा, तीसरा चौथा देखोगे तो ये लेवल इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपको कहने की बात नहीं है। लेकिन इसको समझने के लिए क्वेश्चंस और केस स्टडीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि खुद एक केस स्टडी है। देखो क्या है, बेस थ्योरम कहती है कि मान लो कि एक बैग है जिसके अंदर 10 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, यह है बैग नंबर 1। और एक बैग और है जिसके अंदर हमारे पास मान लेते हैं 8 रेड बॉल्स हैं और हमारे पास 7 जो है वो ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है जी, गॉट इट, ठीक है जी। तो ये एक कमरे के अंदर, एक अंधेरा कमरा है जिसके अंदर कोई लाइट नहीं है, मैंने आपको उस कमरे के अंदर भेज दिया, आंख पे पट्टी भी बांध दी, ठीक है जी। आप जाते हो, ऐसे ऐसे करके आप पहुंच जाते हो और वहां पर जाकर आपको नहीं पता कि बैग 1 कौन सा है, बैग 2 कौन सा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है बैग 1 बैग 2, लेकिन आपको तो दिख ही नहीं रहा। आपने रैंडमली एक बॉल निकाली, आप गए, आपने रैंडमली एक बॉल निकाली और जैसे ही गेट खोल के बाहर आकर देखा, यू फाउंड कि वो जो बॉल थी, फाउंड दैट बॉल इज ऑफ, मान लेते हैं रेड कलर। जो बॉल थी वो कौन से कलर की थी, रेड कलर की बॉल थी। ठीक है, ये बाहर आके आपको पता चला। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा, कि भाई दोस्त, ये जो बॉल तू निकाल के आया है या आई है, ये कौन से बैग से निकाल के आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये तो श्योर है, ये चीज गिवन है। अब गिवन है यानी कंडीशन आ गई, गिवन है, हमें तो प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं निकालनी रेड बॉल की, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी की जो रेड बॉल है। ये मान लेते हैं हमने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो बैग 1 से आई है, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 या बैग 2 भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं, बेस थ्योरम। जहां पर अगर देखो अगर ये बैग ना होता, अगर ये वाला बैग ना होता तो बड़ा ही सिंपल था भाई। अब रेड बॉल निकाल के आए हो तो वो तो इसी बैग से होगी, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। या अभी तक हम क्या निकाल रहे थे प्रोबेबिलिटी कि बैग में से रैंडमली हमने बॉल निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल 3 ब्लैक बॉल्स, ऐसा कुछ चल रहा था। तो अब क्या हो गया कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को मिक्स कर दिया गया है, ठीक है ना। अभी फॉर्मूला देखोगे तो समझ में आएगा कि फाउंड टू बी रेड बॉल, तो ये इवेंट गिवन है, ऑलरेडी अकर्ड। लास्ट क्लास में बताया, मैं फिर कहूंगा, जिसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं सीख रखी, पहला लेक्चर नंबर 1 देखो, फिर यहां पर आना। ऑलरेडी अकर्ड, ये हो चुका है, और ये वाला जो है, ये वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। तो यानी यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो लगेगी, साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या लगने वाला है क्वेश्चन के अंदर, तो कुछ नहीं है बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओगे आंसर पाओगे, इतना बढ़िया गेम है। लेकिन समझना तो पड़ेगा ना कि अगर पेपर में क्वेश्चन आए, हमें कैसे पता चलेगा सर बेस थ्योरम का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बेस थ्योरम कहलाते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन क्रैक करते हैं, 1 नहीं 2 नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन क्रैक करेंगे, डेवलप करेंगे अपनी स्किल बेस थ्योरम को क्रैक करने की। आओ जी, तो पहला क्वेश्चन जस्ट लाइक अभी मैंने आपको जो कराया था, ठीक है जी। अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल्स, एक बैग है जिसके अंदर 4 रेड बॉल्स हैं, पेपर में बना लेना कोई दिक्कत नहीं है, और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है जी। अनदर बैग जिसके अंदर क्या है, 2 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल है।
तो इसको हम बैग 1 कह देते हैं और इसको हम बैग 2 कह देते हैं। वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अंधेरे कमरे में गया, एक बैग रैंडमली चुना, पता भी नहीं है कौन सा है, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी अ रेड बॉल। तो ये कौन सी बॉल निकली है बेटा, हमारी रेड बॉल निकली है, ये कंफर्म्ड है। तो जो इवेंट कंफर्म्ड होता है उसको हम ए कर देते हैं, लेट ए बॉल ड्रॉन इज ऑफ रेड कलर, जो बॉल ड्रॉ की है वो लाल रंग की है, ये फिक्स्ड इवेंट है, ये हो चुका है, ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है जी। अब एक इवेंट 1 हो सकता है, एक इवेंट 2 हो सकता है कि बैग 1 इज सिलेक्टेड, मानते हो कि बैग 1 सिलेक्ट किया आपने, सिलेक्टेड, या बैग 2 इज सिलेक्टेड, बैग 2 इज सिलेक्टेड। अब वो बच्चा, वो बालक या बालिका जब उस अंधेरे कमरे में जाएंगे, या तो वो बैग 1 सिलेक्ट करेंगे या वो बैग 2 सिलेक्ट करेंगे, इसके अलावा तो और कोई इवेंट नहीं है। चलो जी, अब मैं आपको पहला क्वेश्चन, मैंने बताया ना पहला क्वेश्चन आपको समझने के लिए लग जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हो संभालने के लिए लग जाएगा, तीसरे क्वेश्चन में मजा आना चालू हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझेंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। अगर मैं अंधेरे कमरे में किसी को भेजता हूं जहां 2 ही बैग पड़े हैं, तो बैग 1 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आंसर इज 1/2। एंड बैग 2 सिलेक्ट करने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 1/2। ऐसा तो नहीं है कि बैग 1 बड़ा है बैग 2 छोटा, ऐसा बोल भी रखा, और बोल भी रखा हो तो उन बैग को चुनने की प्रोबेबिलिटी हाफ ऑफ ही होगी। या तो देखो ना, सिंपल सी बात, आप खुद बोल रहे हो, या तो बैग 1 से लेकर आएगा या वो बैग 2 से लाएगा। ठीक है जी। अब देखो थोड़ी सी कंडीशनल, थोड़ी नहीं बहुत कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। हमें ये नहीं पूछा, लेकिन हमें ये निकालना पड़ेगा फॉर्मूले में डालने के लिए। ए बाई इवन की बैग 1 पता है, ये फिक्स्ड है, ये गिवन है। ए क्या है? रेड बॉल। तो रेड बॉल निकालना फ्रॉम बैग 1, बैग 1 में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 4/8। और रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बैग 2 में से कितनी है बेटा? 2/8। ठीक है जी। तो दीज आर द 4 इंग्रेडिएंट्स टू क्रैक एनी क्वेश्चन। ये 4 चीजें चाहिए। अब आपको एक्चुअल में निकालना क्या है? अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है, आपको निकालना है कि ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। हमको क्या निकालने को बोला है? कि वो फर्स्ट बैग में से निकाली गई है। तो यानी हमें निकालना है, देखो ये तो फिक्स्ड है ना कि बॉल कौन सी आई है? रेड। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की वो कौन से बैग में से आई है? फर्स्ट बैग में से। तो P(E1/A)। गॉट इट? अब ध्यान से देखो, अब इसके लिए हमें क्या करना है? पहले तो नीचे आता है टोटल आउटकम, ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम। तो टोटल आउटकम क्या हो गया? P(E1) PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। अगर 3 ऐसे इवेंट होते, PE3 PA/E3, PE4 PA/E4, ये सब प्लस होते रहते, इसी को हम कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। जो भी मैं बात कर रहा था ना टोटल प्रोबेबिलिटी की, तो यही है टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर किसी क्वेश्चन में टोटल प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है तो ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये निकालना है, और मैं एक आध क्वेश्चन इसका भी कराऊंगा। ठीक है ना? ये तो आ गया टोटल। लेकिन हमारे लिए फेवरेबल क्या है? बैग 1 या बैग 2? बैग 1 इज माय फेवरेबल। तो बैग 1 फेवरेबल है तो हमें सिर्फ ये ही लेना है। तो क्या होगा? P(E1) PA/E1, P(E1) PA/E1। गॉट इट? क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। दिस इज माय फेवरेबल, क्योंकि बैग 1 की बात करनी है और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसलिए मल्टीप्लाई किया। और अपॉन में अगर देखा जाए, देखो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, वैसे डीप पढ़ा सकते हैं बट समय भी होना चाहिए। ठीक है ना? तो मैं भागा दौड़ी नहीं कर रहा, लेकिन मार्क्स, और अगर हमें पेपर को पूरा क्रैक करना है, और अभी तो समय कम बचा है, रिवीजन मोड पे चल रहे हैं हम लोग, वैसे तो बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन मैं ऐसी कोई भी बात छुपा नहीं रहा हूं जिससे आपकी मार्क्स कम हो जाए, आप क्वेश्चन क्रैक ना कर पाओ। मैं वही बातें छुपा रहा हूं जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है ना? ट्रस्ट में, इतना तो करना पड़ेगा आपको। P(E1/A) क्या हो गया? P(E1) into PA/E1, P(E1) A/E1, E2 और A/E2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। बस आंसर लगाओ,
फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। तो E1 क्या है बेटा हमारा 1/2, A/E1 कितना है हमारा 4/8, डिवाइड बाय E1 कितना है 1/2 4/8 प्लस ये कितना है बेटा 1/2 और 2/8, 1/2 एंड 2/8। सॉल्व कर लेंगे इसको, 4/16 प्लस 2/16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 4/6 आ जाएगा, आंसर आ गया हमारा 2/3। ठीक है जी। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि जो ये है ये नथिंग बट टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। ये क्या होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? बात समझ में आई? केस समझ में आया? इसको नोट डाउन करेंगे बढ़िया तरीके से और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो इस केसेस पर अप्लाई किए जाएंगे। ध्यान से देखो। हाँ देखो, कह रहे इन आंसरिंग अ क्वेश्चन, समझना क्वेश्चन को, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर, और वो तुक्का मारता है। देखो बच्चा तो बच्चा है, या तो उसको आंसर पता है या वो तुक्का मारेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। मान लेते हैं कि 4 सवालों में से ऐसा होता है कि 3 सवाल उसको आते हैं, एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस। तो भैया देखो, अब ये इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है, जैसे उसके केस के अंदर वो अंदर गया था अंधेरे कमरे में तो हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी थी बैग चुनने की, यहां पर नहीं। अब क्वेश्चन सामने आएगा, ऐसा नहीं होगा कि या तो आता होगा या नहीं आता होगा, ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है? आता होगा। 1/4 प्रोबेबिलिटी कि उसको नहीं आता होगा। ठीक है जी। Assuming that student who guesses at the answer will be correct is 1/4। अगर वो तुक्का मारता है और उसका आंसर ठीक हो जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/4। लेकिन अगर उसको आंसर पता था, वो तुक्का नहीं मारता, तो आंसर ठीक ही होगा उसकी। तो वो श्योर, वो तो क्या हो गया? श्योर इवेंट हो गया। भाई अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको आता है एमसीक्यू क्वेश्चन में और आप उसे टिक कर देते हो तो वो तो बिल्कुल ठीक ही होगा ना, बिल्कुल। ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, नोज द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट आंसर इज करेक्ट। मतलब चाहे वो तुक्का मारे चाहे उसको आंसर पता हो। ठीक है जी। आंसर क्या आया है? करेक्ट आया है। जैसे उस केस में रेड बॉल आई थी ना, यहां पर क्या है? आंसर करेक्ट है, ये श्योर है। तो हम ए को क्या लेट करेंगे? लेट ए इज इक्वल्स टू कि जो आंसर है इज करेक्ट। आंसर क्या है? करेक्ट है। इवेंट 1 हो सकता है, इवेंट 2 हो सकता है। इवेंट 1 हो सकता है ही नोज द आंसर, उसको पहले से ही आंसर पता था। इवेंट 2 क्या हो सकता है? ही गेसेस। वो क्या करता है? ही गेसेस द आंसर। वो तुक्का मारता है। वो क्या करता है? तुक्का मारता है। ठीक है जी। अब मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ, वही 4 चीजें चाहिए। E1 ही नोज द आंसर, ऐसे 3/4 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है। E2 1/4, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी। ध्यान से देखेंगे A/E1 कि उसका आंसर सही आया प्रोवाइडेड उसको पता था। तो ये तो श्योर इवेंट है। अगर मुझे पता है किसी का जवाब कि सूरज कहां से उगता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मुझे पता है कि वो ईस्ट से उगता है, तो मैं ई पर टिक किया, मैंने ईस्ट पर टिक कर दिया, तो मेरा आंसर ठीक ही होगा, श्योर इवन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या हो गई? 1। आंसर इज करेक्ट प्रोवाइडेड ही नोज द आंसर। लेकिन जो A/E1 है, अगर वो तुक्का मारेगा फिर भी उसका आंसर ठीक आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 1/4। Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with the probability of 1/4। तो कितना आ जाएगा? 1/4। बात समझ में आ गई? देखो भैया, मेरा बिलीफ तो हमेशा से ये है कि क्वेश्चन ज्यादा कराओ, कॉन्सेप्ट भी कराओ, क्वेश्चन ज्यादा कराओ। जहां पे क्वेश्चन की नीड है वहां क्वेश्चन ज्यादा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इन टॉपिक्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्रैक करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये 4 चीजें आ गई। अब हमें क्या निकालना है? ध्यान से समझेंगे आप। हमें निकालना है आंसर करेक्ट है, तो हमें निकालना है ही प्रोवाइडेड ही नोज द आंसर। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ही नोज द आंसर, यानी E1 की बात करनी है। तो हमें निकालना है E1/A। तो क्या आंसर होता है? E1 A/E1 अपॉन में E1 A/E1 प्लस E2 A/E2। जरूरी नहीं है ये हमेशा E1 ही पूछेगा। यहां पर बोल रखा है प्रोबेबिलिटी निकालो द स्टूडेंट नोज द आंसर। ये भी हो सकता है कि वो क्या बोले?
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेसेस एट द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्ट। ये गिवन चीज तो फिक्स रहेगी ना, या तो E1 का केस पूछेगा या E2 का पूछेगा। बस अब फॉर्मूले में वैल्यू डालो भैया। E1 कितना है 3/4, A/E1 कितना है 1, यह आ गया 3/4 इंटू में 1 प्लस ये कितना है E2 1/4 और ये भी कितना है हमारा 1/4 इंटू में 1/4। तो सॉल्व तो कर लेंगे यार। 3/4 प्लस 1/16। प्लीज आगे इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, कैलकुलेशन तो सब कर ही लेते हैं। क्लियर है, डन। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारा अब जो घड़ा है वो 15% के आसपास भर चुका है। अभी भी कुछ डाउट है सर, समझ नहीं आ रहा कि E1 किसको लेना है, E2 किसको लेना है और लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है। मैं फील कर पा रहा हूं, ठीक है जी, दिल से दिल का कनेक्शन है, ठीक है जी, फील कर पा रहा हूं, लेकिन ये कैसे जाएगा, प्रैक्टिस से जाएगा। और देखते हैं, आओ क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का बेस थ्योरम का। देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स हैं हमारे पास। 1 कॉइन इज 2-हेडेड कॉइन, जिसमें दोनों तरफ हेड था, शोले पिक्चर वाला, ठीक है जी। और अनदर इज अ बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप 75% ऑफ द टाइम। मतलब एक ऐसा बायस्ड, बायस मतलब खोटा सिक्का है। एक तो ऐसा है जो बिल्कुल ही खोटा है, जिसमें दोनों तरफ हेड है, कैसे भी उछाल लो हेड ही आएगा। एक हमने ऐसा सिक्का बनवा रखा है कि अगर हम उसको उछालेंगे ज्यादातर यानी 75% तो वो क्या दिखाता है, हेड दिखाता है। और एक सीधा साधा मेरी तरह अनबायस्ड सिक्का है, एक अनबायस्ड कॉइन है मेरी तरह, मतलब 50-50% प्रोबेबिलिटी है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम, ठीक है जी। जेब में डाल रखे तीनों सिक्के, पता नहीं है तीनों का साइज, डायमेंशन और फील जो है वो सेम है। हमने जेब से हाथ निकाल के, जेब में हाथ डाल के एक सिक्का निकाला रैंडमली, ठीक है जी, और उसको उछाल दिया हवा में, और जैसे नीचे गिरा तो उस पर क्या दिखाई दिया, हेड दिखाई दिया। ये पक्का है कि हेड आया है। सिक्का उठाने के बाद, देखो उठाने के बाद पता चलेगा ना कि ये तीनों में से कौन सा सिक्का है, ये खोटे वाला सिक्का है, ये बायस सिक्का है, या ये अनबायस सिक्का है। तो अब समझ रहे हो, देखो कहीं ना कहीं यहां पर भी हम अंधेरे कमरे में गए और 3 सिक्कों में से रैंडमली एक सिक्का चुन लिया और उछाल दिया और हेड आया। दिस इज श्योर की हेड आया। तो जो श्योर होता है उसको तो लिख लिया करो, लेट ए ऐसा इवेंट लिखो कि हेड अकर्स। क्या आया, हेड अकर्स, कि आया ही क्या है, हेड। अब E1 3 सिक्के हैं, E2 तो 3 इवेंट बनेंगे। क्या है, 2-हेडेड कॉइन होगा। फिर ये आ गया हमारा बायस्ड कॉइन यानी खोटा सिक्का। फिर आ गया हमारा अनबायस्ड कॉइन। क्या आ गया, अनबायस्ड कॉइन। तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अब जेब में से हाथ डाल के तीनों सिक्के निकालने की संभावना तो बराबर ही रहेगी, ठीक है ना, विच इज 1/3। E2 हो गया बेटा 1/3 और E3 भी हो गया हमारा 1/3। ऐसे 4 केस भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, लेकिन 12th के अंदर मैंने जितना देखा है 3 से ऊपर नहीं आते। फिर आता है A/E1 यानी हेड आएगा अगर मैं ये वाला सिक्का उछालूंगा, भाई तो श्योर इवेंट है। अगर 2-हेडेड कॉइन को उछाला जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1। आप इसको समझ पा रहे हो ना, नहीं समझ पा रहे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ध्यान से जाके देखो। ए यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्या है, हेड अकर्स। हेड आने की संभावना अगर मैं 2-हेडेड कॉइन उछालूं, तो वो क्या हो गया बेटा मेरा E1। तो श्योर इवेंट A/E2, ये वाला सिक्का उछालूं तो मेरा हेड आ जाए। 75% कह रहा था वो, तो 75% का मतलब कितना होता है बेटा 3/4। 75% हटाया, 100 लगाया, काटा पीटी की, तो आंसर कितना आया बेटा 3/4, एक ही बात है। और A/E3 की बात करेंगे कि अनबायस्ड कॉइन उछाला, एक नॉर्मल सिक्का उछाला और हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये तो आपको याद ही है बेटा 1/2, या तो हेड आएगा या टेल। अब यहां पर टोटल कितनी चीजें आ गई हैं हमारे पास, 6 चीजें आ गई हैं। अब इसको हम अप्लाई करेंगे और आंसर पा लेंगे, लेकिन हमें निकालना कौन सा सिक्के का है, 2-हेडेड कॉइन। यहां पर भी आपको E1 की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें आ गया E1/A, क्या हो गया E1 A/E1, E1 A/E1 प्लस E2 A/E2
प्लस E3 A बाई E3। E1 कितना है बेटा, E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, A बाई E1 कितना है 1, 1/3 इंटू में 1, 1/3 इंटू में 3/4, 1/3 इंटू में 1/2। ये वैल्यूज मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी, पुट कर दी, और अब सॉल्व के मैं क्या कर लूंगा अपना आंसर। ठीक है जी, कैलकुलेशन आपकी है। ओके डन। बढ़ रहा है घड़ा, भर रहा है, ठीक है ना, फील आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, मुझे भी आ रहा तो आपको भी आएगा। चलो जी एक क्वेश्चन करते हैं। कह रहे सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, इफ शी गेट्स अ 5 और 6 शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। कितने वेले लोग हैं यार धरती पर, देख रहे हो। एक लड़की खाली बैठी हुई है और हमारे लिए क्वेश्चन बना गई। एक वेली लड़की बैठी हुई है, उसने डाई उछाल दिया, और अगर 5-6 आता है, डाई पर 5 और 6 आता है, तो कह रही है मैं कॉइन को 3 बार उछालूंगी। अच्छा जी, और फिर उसके नंबर ऑफ हेड्स को नोट भी करूंगी, पेन कॉपी भी लेके बैठी है दीदी। और इफ शी गेट 1 2 3 और 4, अगर डाई पर 1 2 3 और 4 आएगा तो शी टॉसेस अ कॉइन 1, तो वो कॉइन को एक बार उछालेगी। ओके दीदी। एंड नोट्स द वेदर हेड और टेल अकर इफ शी ऑब्टेन। ठीक है जी, इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, ये गिवन है। जब कॉइन उछाला, कॉइन या कॉइन्स उछाले तो एग्जैक्टली 1 हेड आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि डाई पर क्या आएगा 1 2 3 और 4। ठीक है जी, डाई पर क्या आएगा 1 2 3 और 4, और ये गिवन क्या एग्जैक्टली 1 हेड, समझ लेना। तो ए क्या हो गया, लेट कर लिया हमने ए क्या चीज, एग्जैक्टली 1 हेड अकर्स। मतलब हमने या तो 3 बारी कॉइन उछाला होगा या एक बारी, एक ही हेड आया है। ठीक है ना, एक ही बारी हेड आया है। E1 क्या हो गया, डाई शोज 5 और 6, और E2 क्या हो सकता है कि डाई शोज 1 2 3 और 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, डाई शोज 5 और 6, 5 और 6 अगट्टा फेंकोगे 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी सबको पता है यार 2/6 होती है। E2 1 2 3 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 4/6, मानते हो। अच्छा जी, ये समझने वाली बात है, समझ जाएंगे बच्चे, बच्चे होशियार हैं। 5 और 6 आया तो कॉइन को हमने 3 बारी उछाला, उस 3 कॉइन में से एक बारी हेड। अगर हम 3 बारी उछालेंगे तो बेटा आपको वो सैंपल स्पेस याद है, HHH HHT HTH THH, इसकी ट्रिक दी थी मैंने आपको। ठीक है जी, TTH THT और HTT, ये 8 आ गए। अब इसमें से एग्जैक्टली 1 हेड कौन सा है, एग्जैक्टली 1 हेड 1 2 3 यही है बेटा खाली, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8। क्या आ गया 3/8। फिर अगर हम बात करेंगे A/E2 की, मतलब A/E1 समझ में आ गया, 1 हेड आया अगर 5 और 6 था, 5 और 6 पे तो कॉइन को 3 बारी उछाला था। अब इसमें आपको ढूंढना है कि एग्जैक्टली 1 हेड कितना है। A/E2 में क्या किया, 1 2 3 और 4 आएगा तो एग्जैक्ट आपने क्या किया, एक कॉइन को आपने सिर्फ एक बारी उछाला है। ठीक है जी, शी टॉसेस अ कॉइन वंस, एक बारी आपने उछाला है, तो उसमें एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 होगी। ठीक है जी, ये अगर लिख लिया तो आपको पता ही है, अब आगे तो कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला लगाना है। आपने क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4। तो इस बारी आपसे क्या पूछा है E2, यानी हमें निकालना है E2/A। वो कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A/E2। भाई जो फेवरेबल होगा वही तो ऊपर आएगा, और नीचे तो क्या आएगी हमारी टोटल, E1 A/E1 E2 A/E2, यही आएगी। सॉल्व कर लेंगे, E2 A/E2, E2 कितना है बेटा 4/6, A/E2 कितना हो गया 1/2, 4/6 इंटू में 1/2 डिवाइड बाय ये कितना आया 2/6 इंटू में 3/8 प्लस 4/6 इंटू में 1/2, और ये बना दिया सांप। आपने कर लेना है खुद से। ठीक है जी, समझ में आ गई बात, फील कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, 13.3 बड़ी आराम से हो जाएगी आप लोगों से। ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, 52 पत्तों में से एक पत्ता खो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन,
बाकी जो पत्ते बचे उसमें से 2 पत्ते निकाले, ठीक है जी, और दोनों के दोनों क्या निकले, डायमंड निकले। दोनों के दोनों पत्ते क्या हैं, डायमंड। ये क्या हो गया बेटा, गिवन इवेंट है। तो हम लेट कर लेंगे बोथ आर डायमंड, ठीक है जी, ओके। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो खोया हुआ पत्ता था वो भी क्या था, डायमंड। तो भैया तो 2 केस बन सकते हैं, इवेंट 2 हो सकते हैं कि जो वो एक पत्ता खोया था वो डायमंड भी हो सकता है या वो डायमंड नहीं भी हो सकता। क्वेश्चन ढंग से देखना, ये कंफ्यूज कर देता है क्योंकि यहां पे दोनों केस में डायमंड की बात की गई है। तो E1 और E2 की जो लॉस्ट कार्ड है इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, और ये है लॉस्ट कार्ड इज नॉन डायमंड। भैया यही 2 बातें हो सकती हैं कि जो स्टार्टिंग में एक पत्ता खोया था हमारा वो डायमंड भी हो सकता है और वो डायमंड नहीं भी हो सकता। तो अगर वो डायमंड है उसके खोने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, डायमंड होते हैं 13, तो 13/52 कह सकते हो 1/4। डायमंड खोने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और डायमंड ना खोने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भैया, 3/4। कॉमन सेंस है यार, ठीक है ना। चलो जी, अच्छा, लेकिन ये ध्यान से देखना है बेटा, आंख कान नाक मुंह खोल कर आपने ये चीज देखनी है, फील करना है। अगर हमारा पहले केस के अंदर डायमंड खो गया तो इमेजिन करो कि हमारे पास 51 कार्ड्स हैं जिसके अंदर एक डायमंड नहीं है। हमारे पास 51 कार्ड्स होंगे जिसके अंदर 13 डायमंड नहीं होंगे। कितने डायमंड बचे होंगे, 12 डायमंड बचे होंगे। मानते हो, क्योंकि एक डायमंड खो चुका है। और अब 2 पत्ते निकालने हैं। कितने पत्ते निकालने हैं, 2। खोने के बाद 2 पत्ते निकाले और दोनों के दोनों क्या आए हैं, डायमंड। ध्यान देखो, पहला पत्ता भी डायमंड आया है और दूसरा पत्ता भी डायमंड आया है। देखो 51 क्यों कर दी, क्योंकि एक पत्ता ऑलरेडी खो चुका है। अब पैक के अंदर पत्ते ही 51 है, 51 है। उसमें से एक पत्ता कौन सा खोया है, डायमंड। और हम प्रोबेबिलिटी भी किसकी निकाल रहे हैं, दोनों पत्तों की, डायमंड की। तो 12 डायमंड बचे आउट ऑफ 51, फिर एक डायमंड निकाल लिया। विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है 11/50। अब देखो यहां पर कहीं नहीं लिखा विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या निकाला है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉ, तो 2 पत्ते निकाले। तो भैया विद रिप्लेसमेंट थोड़ा ना होगा, ये तो विदाउट ही होगा। तो 12/50, इसलिए मैं कह रहा था लैंग्वेज, ठीक है ना। 12/51 पहला डायमंड, 11/50 दूसरा डायमंड। क्लियर है, सॉल्व कर लेंगे इसको बाद में। फिर A/E2 की बात करें। देखो भैया फॉर्मूला लगाने के बाद तो आप काम कर ही लोगे, वहां तक पहुंचाना मेरा काम है। A/E2 की बात करें कि जो खोया हुआ पत्ता था वो डायमंड नहीं था। दूसरा केस पत्ते कितने हैं, 51 है, लेकिन डायमंड कितने हैं अभी भी, डायमंड कितने हैं अभी भी, अच्छा अंदर नहीं जा रहा क्या, डायमंड कितने हैं बेटा अभी भी, 13 के 13 डायमंड। डायमंड कितने हैं, 13, क्योंकि डायमंड खोया नहीं है। लॉस्ट कार्ड इज नॉन डायमंड, ठीक है जी। तो अब डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 13/51। लेकिन कोई तो पत्ता खोया है, तो टोटल में से तो एक कम होगा, लेकिन डायमंड अभी भी 13 है, एक कम हो गया, 12/50। गॉट इट। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड, ये निकालना है। तो आपको निकालना है बेटा E1/A। कर लोगे सॉल्व, लगा दोगे, क्या होता है फॉर्मूला, E1 A/E1, E1 A/E1, E2 A/E2, ठीक है जी। अच्छा डन है। चलो अब ना कमेंट सेक्शन में एक बात और बताना कि सर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाए, फॉर्मूले तक पहुंचने पे ध्यान दिया जाए, या इन छोटी छोटी कैलकुलेशनों पे टाइम वेस्ट किया जाए, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं वेट करूंगा। अगर आप बोलोगे सर नहीं पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करो, मतलब इतना स्पून फीड कर दो हम लोगों को कि खाना भी परोस दो, खिला भी दो और मुंह पहुंच भी दो। अच्छा कुल्ला भी कराऊं, अरे पागलो क्या कर रहे हो तुम लोग, अरे अपने आप लगाना है फॉर्मूला, और फॉर्मूला तो लगा दिया, वैल्यू डाल के सॉल्व भी तो करना है ना, हो तो बता देना। समझ में आ रही है बात। अगर आप चाहते हो पूरा सॉल्व करूं तो भी बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। और बताओ इतना साल से क्या करेंगे, ठीक है जी। नंबर चाहिए, लेकिन नंबर आने चाहिए, ग्रोथ चाहिए हर एक बच्चे की, वरना इन क्लासों का कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। डन है।
आगे बढ़े, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन ना कभी देखा है और ना कभी देखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एग्जांपल लेकर आया हूं 18। अनुमान में एग्जांपल्स लेकर नहीं आता क्योंकि वो तो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन ये समझाने के लिए मैं लेकर आया हूं, और बुक का क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 भी 13.3 का हो जाएगा। तो देखो भैया सॉल्यूशन, ठीक है जी, ऊपर से बात कर लेते हैं, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। कह रहे सपोज दैट रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। ठीक है जी, 1 people having HIV, 90% of the test detect the disease and 10% go undetected। तो जितने बच्चे HIV टेस्ट कराने, बच्चे नहीं, जितने लोग HIV टेस्ट कराने जाते हैं, 90% टेस्ट जो है वो डिटेक्ट कर लेता है और 10% गो अनडिटेक्टेड, यानी उनको पता ही नहीं है कि उनको HIV है या नहीं। इस लाइन का इतना ऐसा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, जिनको HIV नहीं है, 99% ऑफ द टेस्ट जज HIV नेगेटिव, लेकिन 1% ऐसा भी चांस है, मतलब मान लो जिन लोगों को HIV नहीं है और वो टेस्ट कराने जाते हैं, तो 99% तो ऐसा होता है कि आपको HIV नहीं है और आपको रिजल्ट भी बता रहे हैं कि आपको HIV नहीं है, लेकिन 1% ऐसा हो सकता है कि टेस्ट रिपोर्ट गलत आ जाए, आपको HIV है नहीं, लेकिन 1% डायग्नोज हो जाएगा कि आपको HIV है, बंदा तो वैसे ही मर जाएगा। समझ रहे हो, उसको HIV है नहीं, लेकिन रिपोर्ट में आ गया गलती से कि उसको HIV पॉजिटिव है। फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन विच ओनली 0.1% हैविंग HIV, मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में सिर्फ 0.1% लोगों को क्या है, HIV है, यानी 1/1000 प्रोबेबिलिटी हो गई, 1000 में से एक व्यक्ति को HIV है। मान लेते हैं 1% उसी पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किया गया रैंडमली, ऐसे ही राह चल रहा था, जैसे आजकल कोरोना टेस्ट कर देते हैं ना, रोक कर कहीं पर भी कर देते हैं, ऐसे ही राह चलते हुए किसी बंदे को पकड़ लिया, उसको हमने मशीन पे बैठा दिया, ठीक है जी, और उसको हमने कह दिया कि भैया आप क्या हो, HIV पॉजिटिव। रैंडमली किसी बंदे को पकड़ा, मशीन पे बैठा दिया, टेस्ट कराया, आंसर दे दिया जी HIV पॉजिटिव हो आप। समझ रहे हो, बेचारा जाते जाते जीवन उधड़ गया उसका तो। ठीक है जी, कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैव, प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसको सच में HIV था। देखो ऐसे भी चांसेस हैं उसको HIV नहीं था फिर भी आ गया था ना वो 1%, लेकिन हमें बताना है कि उसको एक्चुअल में क्या था, HIV था। तो भैया देखो इसके अंदर ना लेट कर सकते हैं हम A इवेंट, क्योंकि ये श्योर इवेंट है कि HIV है ही है। टेस्ट शोज HIV पॉजिटिव, इवन पर्सन इज हैविंग HIV, मान लेते हैं उसको HIV था, उसको पता ही नहीं था, टेस्ट ही नहीं कराया था उसने। और दूसरा हो सकता है कि पर्सन जिसको हमने चुना इज नॉट हैविंग HIV, ये भी तो हो सकता है ना, इज नॉट हैविंग HIV, उसको HIV नहीं था। बात समझ में आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना होगा बेटा, जल्दी बताओ जल्दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना होगा, कितने लोगों को HIV है, सिर्फ और सिर्फ 0.1%, यानी 1/1000, 1/1000 प्रोबेबिलिटी है HIV होने की, और ना होने की कितनी हो गई, 999/1000। कॉमन सेंस है ना, 1000 में से एक को HIV है, बाकी 999 को नहीं है। A/E1 की उस बंदे को HIV था और टेस्ट किया तो भी क्या आया, HIV, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 90%। 90% ऐसा होता है कि जो टेस्ट है जिसको HIV है वो बता देते हैं कि आपको HIV है, लेकिन A/E2 उसको HIV था नहीं, फिर भी बता दिया भाई तेरे को क्या है, HIV, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 1%। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि इसमें फालतू परसेंटेज बहुत दे रखी है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया, केस स्टडी समझ ली, आपने उन्हीं चीजों को कंसीडर करना है जो आपको चाहिए। यानी इवन कितने लोगों को HIV था, क्या हमने जो बंदा चुना वो HIV में से था या नहीं था, तो ऐसा एक ही बंदा हो सकता है 1000 में से, ऐसी प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, तो कॉमन सेंस है, बाकी को नहीं होगा। ये बंदा जिसको HIV है वो टेस्ट कराने बैठता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 90% दैट टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। HIV वाले को बता देगा कि आपको HIV, तो 90% है, लेकिन 1% गलती भी बता देता है, जिनको HIV नहीं है उनको भी बता देता है कि भैया आपको HIV है, तो आ गया 1/100। आपको निकालना क्या है, PE1/A, तो यहां पर आ गया PE1
पी ए बाई ई वन, पी ई वन ए बाई ई वन प्लस ई टू ए बाई ई टू। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, बस मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही करना है आपको और कुछ भी नहीं करना। तो ये है बेटा हमारा बेस थ्योरम। और नीचे वाली चीज को मैं फिर कहूंगा, क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। सिर्फ ये भी पूछी जा सकती है और वो इस क्वेश्चन में पूछी हुई है, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का और फिर आज हमारा बेस थ्योरम खत्म। एंड अर्न कंटेंट, देखो कितने सारे क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूं। ठीक है जी, कोई परवाह नहीं करता कि कितनी मेहनत लगेगी, कितनी वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए दमदार चुन चुन के लेकर आता हूं जिससे कुछ चीज छूटे ना। ठीक है ना, बाकी प्रैक्टिसिंग है आपकी। एंड अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है जी, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बैग के अंदर 5 रेड है 5 ब्लैक है, एक बॉल निकाली गई, is drawn at random, its color is noted and is returned to the earner। एक बॉल निकाली, कलर देखा और वापसी डाल दी। ठीक है जी, मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, जिस कलर की बॉल पहले आई थी उस जैसी 2 बॉल और डाल दी आपने। वाह भाई वाह। ठीक है जी, देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसके बाद फिर मिक्स किया, फिर एक बॉल निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। अब देखो यहां पर ये नहीं लिखा, हमें सिर्फ ये निकालना है कि सेकंड बॉल रेड होगी। हमें ये नहीं कह रखा कि इफ फर्स्ट बॉल इज रेड या वाइट या ब्लैक, ऐसा कहीं नहीं लिख रखा। ऐसा आपको कहीं नहीं बोल रखा। बोल रखा है कहीं, बता दो अगर बोल रखा हो तो। कहीं नहीं बोल रखा। तो अगर ये नहीं बोल रखा तो मैं कंडीशन नहीं दे रखी। कंडीशन नहीं दे रखी तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी, हमें सिर्फ टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बात समझ में आ गई? तो केसेस बन जाएंगे। अब ध्यान से देखना, तो इस क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन में ढंग से पढ़ना। जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने कराया था अर्न वाला, उसको और इसको स्टडी करोगे तो आप देखोगे यहां पर हमें यह नहीं बता रखा कि हमें गिवन क्या है। ठीक है ना, तो जब गिवन कंडीशन नहीं पता तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनती नहीं है, लेकिन केसेस तो फिर भी बनेंगे। तो जैसे इवन आया कि जो फर्स्ट बॉल ड्रॉ की थी, फर्स्ट बॉल, या ऐसे लिख लो, आप कंफ्यूज नहीं होगे। फर्स्ट बॉल की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग कि जो 2 बॉल आपने ऐड की है वो कौन से कलर की हो सकती है? रेड की भी हो सकती है और ब्लैक की भी हो सकती है। ठीक है जी, अब ऐसे लिखोगे तो भी आप कंफ्यूज होते हो, तो क्या किया जाए, तो जिसमें कम कंफ्यूज होगे। चलो, जो हमने पहली बॉल निकाली, समझने वाली बात है, जो पहली बॉल निकाली अगर वो रेड कलर की होगी तो 2 नई रेड डालोगे आप। ठीक है जी, मान लेते हैं फर्स्ट बॉल इज ऑफ रेड, और E2 निकाल लेते हैं कि फर्स्ट बॉल इज ऑफ ब्लैक कलर, इज ऑफ ब्लैक कलर। और श्योर इवेंट क्या है? श्योर इवेंट क्या है कि जो सेकंड बॉल आई है, जो बाद में आपने निकाला है, वो कौन से कलर की है? रेड कलर की। ये तो फैक्ट हो गया ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी पहले कितनी थी बेटा? 5/10 यानी 1/2। और ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी बेटा हमारे पास? वो भी कितनी थी? 1/2। A बाई इवन, A बाई इवन क्या हो गया बेटा? A बाई इवन क्या हो गया? जल्दी जल्दी बताओ। A बाई इवन का मतलब है कि जो सेकंड बॉल इज रेड, अगर हमने पहली बॉल रेड निकाली तो रेड और डाल दी होंगी, तो रेड कितनी हो गई होंगी? टोटल 7, और ओवरऑल कितनी हो गई होंगी? 12। तो आंसर आ गया 7/12। ठीक है जी, रेड ही डाली थी और रेड ही निकली है। यहां पर है A बाई E2। A बाई E2 का मतलब क्या हो गया? हमने निकाली तो ब्लैक बॉल थी, तो डाली भी 2 कौन सी होंगी बेटा? ब्लैक। तो ब्लैक कितनी हो जाएंगी? 7। ओवरऑल कितनी हो जाएंगी? 12। लेकिन हमने बाद में जो निकाली है वो तो कौन सी निकाली है? रेड। तो रेड अभी भी कितनी है? 5, लेकिन ओवरऑल कितनी हो गई होंगी? 12। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। सेकंड बॉल इज रेड, तो वो कैसे आएगी? टोटल प्रोबेबिलिटी। हमें निकालना है E1 A बाई E1 या E2 A बाई E2। अब देखो ना, सेकंड बॉल जो रेड आई है वो दोनों केस से आ सकती है।
वो ऐसे भी आ सकते हैं कि पहली बॉल आपने रेड निकाली हो या पहली बॉल आपने ब्लैक निकाली हो। तो इसमें अंदर कंडीशन नहीं दे रखी कि आपको कौन से वाले केस की निकालनी है, इसलिए सिर्फ सेकंड बॉल इज रेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, यानी आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिर्फ ए, कोई कंडीशन यहां पर आपको गिवन नहीं है। क्लियर है? तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू में 7/12 प्लस 1/2 इंटू में 5/12। इसको हमने कर लेना है जी सॉल्व। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये है बेटा एंड ऑफ द स्लाइड। तो ये हो गया बेटा हमारा सारा का सारा बेस थ्योरम। इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, जो बच गए हैं वो आप कर सकते हैं। तो अगर हम आपके होमवर्क की बात की जाए, तो अगर आपके होमवर्क की बात करते हैं हम लोग, तो जो हमारा ओके नाराज है क्या? तो अगर हम आपके होमवर्क की बात करें, तीसरी बारी हो गए, तो 13.2 और 13.3 आप कर सकते हो विद एग्जांपल। फिर कहूंगा जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्लियर है? तो जोरों शोरों से आपने बेस थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ लेने हैं और यहां तक का काम खत्म कर देना है। लास्ट लेक्चर प्रोबेबिलिटी का आएगा, उसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और कुछ स्पेशल क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज के उठाने वाले हैं। ठीक है जी, या थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाहर के, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन हम उठाएंगे और इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।